वर्क पावर एनर्जी का कौन सा दिन है ये? डे नंबर 7 है ना? हाँ 7 है वर्क पावर एनर्जी, डे 7। तो आज है WPE डे नंबर 7 और डेट है आज 4 अगस्त। अगस्त आते ही देश में देशभक्ति का जज्बा जगना चाहिए। 15 अगस्त को क्या संडे आज इस बार? नहीं है। क्लास लगाएंगे हम लोग 15 अगस्त के दिन। चलिए आपको आज़ादी का इम्पोर्टेंस बताऊंगा। आप बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाहर बॉम्ब नहीं गिर रही तो आज़ादी है। और क्या चाहिए आपको? एक छोटा सवाल इसी आज़ादी के नाम पे लिखो। बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, a body is projected at an angle theta. A body is projected at an angle theta with the horizontal show that when it strikes on the same level of the ground, when it strikes on the same level of the ground, it will gain the same speed. It will gain या फिर it will have, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, it will have the same speed. करना है, देखना थोड़ी रे। हुआ कुछ? नहीं हुआ? दोनों फोटो को देखो, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, ज़रा सोचो, एक पॉइंट की स्पीड गिवन है, दूसरे पॉइंट की स्पीड पूछी जा रही है। मतलब वो क्या पूछ रहा है? एक तरीके से कह रहा है कि आप कंजर्वेशन ऑफ या तो मैकेनिकल एनर्जी लगा दो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। हम वर्क एनर्जी थ्योरम के रिस्क क्यों लें? फ्रिक्शन है नहीं तो मन खुश होना चाहिए, लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रेफरेंस माना, इसको आप रेफरेंस मानो। मतलब रेफरेंस मानते ही मन होता है कि वहाँ का पोटेंशियल जी क्या रखना अपने को? 0। फेंक दिया। ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। मैं लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। ये कितना होगा? और ये भी 0। इसके 0 होते ही जो ए की काइनेटिक एनर्जी है वही बी की काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये तभी होगा जब वहाँ की स्पीड बराबर हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है हाफ mv² स्पीड है। मतलब कि अब यहाँ से प्रूफ हो गया। सोच, क्या ये बात यहाँ और यहाँ हो सकती थी क्या? यहाँ और यहाँ हो सकती थी क्या? यहाँ नहीं हो सकता। मतलब तुमने बचपन में जो पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में सर पढ़ाते हैं कि बॉडी को जिस स्पीड से फेंको बॉडी उसी स्पीड से वापस आ जाती है। क्या वो सेंटेंस पूरा है या अधूरा है?
अधूरा है। मैं जिस स्पीड से फेंकूंगा वही स्पीड मुझे तभी मिलेगी जब मैं वापस उसी हाइट पे आऊँगा। अगर मैं अलग हाइट पे आऊँगा तब देखो मामला बिगड़ जाएगा। रेफरेंस ये रहा, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि ये तुमने लिया है इसका रेफरेंस। ओके ऑलराइट, तो काइनेटिक एनर्जी A प्लस पोटेंशियल एनर्जी A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी B प्लस पोटेंशियल एनर्जी B। मान लो एनर्जी कंजर्वेशन तो ऐसे ही लगता है। अब ज़रा सोचना, काइनेटिक एनर्जी A कुछ न कुछ होता, पोटेंशियल एनर्जी A ये कितना हो जाएगा 0। तो A की काइनेटिक एनर्जी B के काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो नहीं हुई, इतना जोड़ के आ गया। और तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है? अरे इसकी है ना, A की। क्या मुंह बना रही है रे गोबरी? इसमें काइनेटिक एनर्जी की A कब आएगी? जब इसमें थोड़ा और जुड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि A की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मैंने बड़ा ज़ोर से फेंका। अरे कॉमन सेंस की बात है, पत्थर हाथ में ले लो, यहाँ से फेंको और जाके किसी के 4th फ्लोर पे गिरे तो फेंकने वाली स्पीड से गिरेगा क्या वहाँ? अरे यार ये तो मरा मजा आ जाए। ऊपर फेंकूंगा ज़ोर से गिरे, वो तो बहुत प्यार से वहाँ पे गिरेगा। हाँ नीचे आएगा तो फिर वापस स्पीड बढ़ेगी उसकी। इसका मतलब ये है कि अब जब मैं यहाँ फेंकूंगा तो अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कौन है? हाफ तो सही है, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। मान लो यहाँ VA आया, यहाँ से V भी आता। अब VA बराबर V भी यहाँ हो ही नहीं सकता था। तो पूरा सेंटेंस ऐसे ध्यान में रखना है कि हाँ मैं जिस स्पीड से फेंकूंगा वही स्पीड मुझे वापस मिलेगी अगर मैं उसी एलिवेशन पे वापस लौट आऊँगा। ठीक है, लिख दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ VA नॉट इक्वल्स टू VB, यहाँ VA इक्वल्स टू VB। ठीक है, आगे चलें। तो भैया ठीक है, अब मैथमेटिक्स की बारी आ गई। ठीक है भाई, चलो अब मैथ्स करते हैं। हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या पढ़ा था भैया? अमेरिका बैठा है, क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आए क्या लपेटा गेम खेल रहे हो कि न सही कह सकता इंसान, गलत तो कह ही नहीं पाएगा। मतलब ये तो ऑप्शन बना रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो तो ये भी सही है। भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, उसमें कंजर्वेटिव भी आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव भी आएंगे। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ तू भी समझ रहा है, लेकिन तुमको याद ही नहीं है। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बताओ तुम। फोर्स हाँ तो कितना होता है अब तुम बता? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। इसको इतना सोफिस्टिकेटेड वाले स्टाइल में तू नेताजी थोड़ी बन गए हो कि एकदम से सांस लेके पॉज से। अब वो एक थे ना हमारे नेताजी, तो उन्होंने नहीं देखा, हम लोग छोटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते थे, पॉज लेते थे ऐसे करके। तो नेताजी थोड़ी हो, फास्ट बोल ना भाई, इतना समय नहीं है। अब जरा देख, हाँ क्या बोल रहा था मैं कि W कंजर्वेटिव बराबर माइनस का डेल्टा यू, ये तो हमने देखा था। आज का टारगेट हमारा ये है कि हम पढ़ने वाले हैं W एक्सटर्नल। ये समझाऊंगा। W इसको हमने डिराइव किया था, एक बॉडी को फेंक दिया था mgh और सब करके। आज पढ़ेंगे W एक्सटर्नल और वो बराबर होगा डेल्टा यू के। और डेल्टा यू सिंपली मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मान लिया। उससे पहले आप रिलेशन पढ़ते हो फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ। हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा लिखते लिखते बताओ ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कैसे पता चला? कहाँ बोला मैंने? नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैंने तो हेडिंग जो मैंने दिलाया था कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे कैसे पता चला कि फोर्स कंजर्वेटिव है? मैंने तो बोला नहीं।
अरे इसके उसके क्या, बाकी पहले की बात भूल जाती है गजनी। मैंने बोला हुआ था द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अरे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। नोट्स वोट्स पढ़ा करो भाई, वो जो छोटे छोटे टर्म होता है जिससे स्टेटमेंट बनते हैं वही गुम कर देते हो। बिना नोट्स पढ़े आते हो तुम लोग, ये बात तो की तो पूरी गारंटी है। बिना नोट्स पढ़े आते हो ना, जब फेल कर जाओगे तो मुझे याद करना, पास कर जाओगे तब तो बिजी हो जाओगे लाइफ में, फेल करोगे तो क्या होगा, बेरोजगार होगे। और जब बेरोजगार होगे तो खाली बैठोगे, खाली बैठोगे तो क्या करोगे, फिर तो शिकायत ही करोगे। खाली बैठ के आदमी एक दूसरे की बड़ाई थोड़ी करता है कि अरे कितने अच्छे इंसान थे। किसी से फ़ोन पे बात करो तो दूसरे के बारे में निगेटिव बात करने में टॉपिक में मसाला नज़र आता है। तो अगर जब फेल कर जाओगे तो याद करोगे, समझ रहे हो। इसीलिए बिल्कुल नोट्स बिना पढ़े आना, एकदम से कभी नोट्स मत खोलिए। जैसे क्लास शुरू होने से पहले, जैसे मान लो कि आए मेरे पास समय है 10 मिनट 15 मिनट, तो कभी भी नोट्स मत खोल के, नोट्स खोल के रिवीजन कर लोगे तो इससे समझ में आ जाएगा, रोज़ रोज़ रिवीजन हो जाएगा। एक नुकसान है ये, किससे कहीं मान लो गलती से सिलेक्शन वगैरह ना हो जाए, बाप रे बाप। चलिए अब काम की बात आपको बताता हूँ। हम फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स से तो पक्का है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात होनी, इसके बीच हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं। तो एक रिलेशन हमको सिखाया गया, F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। 12th क्लास में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये डी आर अगर मान लो डिस्टेंस है, डी आर अगर डिस्टेंस है या आर अगर पोजीशन है, तो यू कैन से हेयर ये यू पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे पोटेंशियल है। तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होना ग्रेडियंट कहलाता है। किसी भी चीज़ में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो ग्रेडियंट कहलाएगा। परंतु जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी बोलता, अगर मैं वेलोसिटी बोलता और वेलोसिटी और नीचे यहाँ लिख देता डिस्टेंस और यहाँ से लिख देता डी वी, ये v से वेलोसिटी बोल रहा हूँ, और मान लो यहाँ पे लिख देता डिस्टेंस डी आर, ये डी वी बाई डी आर होता। अगर ये वेलोसिटी है तो क्या कहलाता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने क्या बोला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होना उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे u है पोटेंशियल एनर्जी, तो कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। साइन निगेटिव का है तो कहेगा निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये भी पोटेंशियल है और ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बात। तो ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये इसको बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। 3 तरह के ग्रेडियंट अपने को पढ़ने होते हैं। ये पढ़ते हो किस में, फ्लूइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ई फ्लक्स, फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसकी स्टडी होती है, ये पढ़ते हो 12th में। ये अभी चल रहा है मैकेनिक्स वाले सेक्शन में। तो 3 तरह के ग्रेडियंट हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट हो जाएगा। अब डिस्टेंस कोई एक्स क्वांटिटी ले सकता है, कोई वाई में ले सकता है, कोई जेड में ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें में चेंज हो सकती है। तो तुम सोचो यहाँ से फोर्स भी जो डिफाइन होगा वो एक बार तो एफ एक्स डिफाइन करना होगा, एक बार एफ वाई डिफाइन करना होगा और एक बार एफ जेड डिफाइन करना होगा। अब बात क्लियर है। अब जरा देखो, हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसमें तो पूरा का पूरा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, लेकिन एक्सिस वाइज डिफरेंशिएशन जो होता है उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स बराबर माइनस, तो देख भाई सब में लगेगा। अब चेंज किसका होना है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स बोलते हैं। अपने अपने तरीके हैं, तुम उसको जो बोलना है बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो माइनस का माइनस हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल जेड। बहुत आसान है, सिंपल, सब तुम लोग जानते ही होगे। ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें होंगी कांस्टेंट हो जाएगा। चूँकि ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो उस समय y एंड z को कांस्टेंट मान के चलेंगे। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है तो x एंड z को कांस्टेंट मान के चलेंगे। सब आपको आता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
यहाँ पे x एंड y को कांस्टेंट मान के चलेंगे। हाँ, नंबर अगर मान लो 20, 25, 30 दी है, नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, नंबर के अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट है। अब जरा सोच के देखो, मेरे से कोई पूछेगा f क्या होगा, तो मैं उसको बोलूँगा भैया देख, अगर तू मेरे से f पूरा पूछेगा तो वो तो होगा fx i कैप प्लस यहाँ से हो जाएगा fy j कैप प्लस हो जाएगा fz k कैप। अच्छा, तुम जरा सोच के देखो सवाल कैसा बनेगा। ये fx कब आएगा? जब तुम पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ये fy कब आएगा? जब पोटेंशियल एनर्जी को y के रिस्पेक्ट में, और fz मिलेगा जब पोटेंशियल एनर्जी को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ये सब के सब, ये i कैप में मिलेगा, j कैप में और ये k कैप में, सबको वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ूंगा तब जाके नेट फोर्स मिलेगा। एक तो ये एक बात हुई। दूसरी बात जरा सोचो, ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे में डिस्टेंस है, और ये du/dr है। ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, ये तो स्लोप है। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है फोर्स अगर आपको चाहिए और ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का, तो स्लोप निकाल के निगेटिव करो। तो पहले तो स्लोप निकालो और स्लोप निकाल के निगेटिव करो, तब आपको फोर्स मिल जाएगा। स्लोप किसका? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का। तो दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड और एक ग्राफिकल। ठीक है, तो खुद से समझाते हुए लिख लीजिए फोर्स फाइंड करने के तरीके। एक तो ये लिखा मैंने fx, fy और fz वाला। दूसरा तरीका ग्राफिकल, कि भाई जब ग्राफ गिवन होगा तो उस कंडीशन में, और ग्राफ में फिक्स है ऊपर u होना चाहिए नीचे r होना चाहिए। पहले मैं ग्राफ चेक कर लूँगा क्या ऊपर u नीचे r है, लगा हाँ ठीक है भाई, तो उस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, और स्लोप निकालते ही उसमें निगेटिव लगाऊंगा। लोग जोश में आकर निगेटिव नहीं लगाते, मामला फंस जाता है। निगेटिव लगाना ज़रूरी है, और ये लिख लेना निगेटिव लगाना ज़रूरी है। निगेटिव लगाना भूल जाओगे तुम, निगेटिव लगाना भूल जाओगे तो f बराबर माइनस का du/dr इक्वल्स टू माइनस का स्लोप। जरा सोच कितनी अच्छी बात है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पक्का फोर्स निगेटिव होगा, और स्लोप निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। और स्लोप आप पहचानते हो, मैं 3 स्लोप ड्रॉ करता हूँ, तुम मुझे बता देना। देख ये स्लोप कैसा है? 0 है भाई, नीचे वाले के पैरेलल है, 0 है। ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और ये स्लोप नेगेटिव, और एकदम सीधी लाइन खींचूंगा तो इन्फिनिट या नॉट पॉसिबल, है ना। तो 4 तरह के स्लोप चलने वाले हैं। फिर से बोल दूँ, पैरेलल टू नीचे वाला एक्सिस tan थीटा 0 0 स्लोप 0, ये tan थीटा 90 से कम स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा 90 से ज़्यादा। कैसे पता चला? थीटा हमेशा नीचे वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। सही है ना बात? पक्का लिख रहे हो ऐसे कि पीछे छुपा के लिख रहा है? चेक करूँगा कॉपी, आज कॉपी चेक करूँगा क्लास के बाद। ठीक है, आप करें काम इस पे। चलिए, तो इस पे 2 तरह से सवाल बनेंगे। पूरे मन में चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ ठीक है भाई स्लोप ऐसे होगा, तो 2 सवाल बनने वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अच्छा, सवाल दूंगा, 1-2 चीज़ पूछ लेता हूँ। तुमने एक टर्म सुना होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब बड़ा स्टेबल इंसान है। मान लो किसी का यार बड़ा स्टेबल इंसान है, तो क्या स्टेबल इंसान है? जैसे तुम यहाँ पे आओ, आज मैं बोलूँगा यहाँ पे आओ पढ़ने के लिए, आज पढ़ाऊँगा 4 बजे, कल 4:30 बजे, परसों 5 बजे, उसके बाद बोलूँ सुबह आना, उसका बोलूँगा रात को पढ़ेंगे फीस लेने के बाद। तो तुम क्या बोलोगे? बड़े स्टेबल हैं सर, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। फिर उसमें कुछ जोड़ोगे साला, फिर उसके बाद से बोलोगे ऐसा। तो ये स्टेबिलिटी की निशानी थोड़ी है। स्टेबल कब हो सकता है? चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, एक बार कमिटमेंट किया तो उस पर अडिग रहे, उसको बोलते हैं स्टेबल। अब बाकी अनस्टेबल है। अब ज़रा सोच, कोई आदमी छत पे एकदम किनारे पे खड़ा है, छत पे
एकदम किनारे पे खड़ा है, या कोई सामान रखा हुआ है एकदम किनारे पे, आपने इसको जाके बस सर, अब ये गिरेगा, वापस कभी नहीं आएगा, क्या इसको स्टेबल बोलेंगे क्या? अब ये यहाँ रखा हुआ है, इस पे mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स कितना? 0। तो स्टेबल या अनस्टेबल से पहले इक्विलिब्रियम तो है ही सही, इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम ये यहाँ पे भी है, अब जरा सोचना, और इक्विलिब्रियम ये यहाँ पे भी है, ये ग्रीन वाले को भी सोचो, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो खड़ा ही नहीं हो रहा क्या इक्विलिब्रियम? ये कौन सा है? हाँ ये देख, ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक। अब इसके पोजीशन को चेंज करो, इसके पोजीशन को चेंज करो, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, कहीं भी ले जाऊँगा ये इक्विलिब्रियम रहेगा। ऐसा इंसान जो कहीं भी जाए सब जगह एडजस्ट कर जाए, हर जगह उसका वही नेचर रहे, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अरे भैया हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं कुछ भी खिला दो खा लेते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना इसमें खाने में शौक़ होता है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, कुछ इंसान होता है उसको जो खिलाओ खा लेगा। गाँव का टिपिकल गाँव का बच्चा, टिपिकल गाँव का बच्चा, और किसी रिलेटिव के घर पे गया, एकदम गाँव का बच्चा बिल्कुल देसी, और एकदम किसी के घर पे गया और उसको जो खाना दो वो खा लेगा। और कोई उसी समय कोई बच्चा किसी शहर से आया हो तो उसको खाना दो तो वो नाकर नुकर करता है, टैं टैं, ये नहीं खाऊंगा मैं, वो खाऊंगा टाइप से। तो वो होता भी है उसमें। अब देख, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर इक्विलिब्रियम है तब वो न्यूट्रल है। अब जरा सोच के देख, इसकी कंडीशन देखो, इसको अगर तुमने डिस्टर्ब किया ये गिरेगा, कभी वापस नहीं आ सकता, तो ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल था। अब ये बात कैसे समझ में आती है? तो छोटे बच्चों को ऐसे फ़ोटो बनाते हैं, ऐसे कहते हैं ऐ बच्चे मान ले यहाँ पे तू खड़ा है, यहाँ पे तू खड़ा है, तो नीचे क्या लगेगा? mg, और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। नेट बैलेंस हो गए, नेट फोर्स ख़त्म हो गए। फिजिक्स में फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है और वो नेट फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स में मैकेनिक्स होता ही नहीं है। मैकेनिक्स मतलब न्यूटन बड़े अच्छे थे, न्यूटन ने उसी फोर्स की बात करी जो बॉडी को एक्सलेशन देता है। तो न्यूटन जब तक तुम पढ़ते हो ना तब तक तुम कभी भी इंटरनल फोर्स की बात नहीं करते। एटम फैटम पे न्यूटन नहीं बात करते आलतू फालतू, वो अलग डिपार्टमेंट बना हुआ ना मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ अलग इंसान प्रकट हुआ था जिसको बोलते हैं आइंस्टीन। वो सब में न्यूटन ज़्यादा नहीं घुसते। न्यूटन का जो सेक्शन है वहाँ फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ देख, ये रखा हुआ है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, नेट फोर्स कितना? 0। अब इसको थोड़ा डिस्टर्ब करो, इसको डिस्टर्ब करो और इसको डिस्टर्ब करके यहाँ ले जाओ। यहाँ ये रुक नहीं सकता, ये स्लोप बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ ये रुक नहीं सकता। यहाँ पे तुम ले जाओगे ये पीछे वापस आना चाहेगा। तुम अगर डिस्टर्ब करके यहाँ भी ले जाओगे तभी भी ये पीछे वापस आना चाहेगा। वापस आना चाह रहा है मतलब ये यहाँ स्टेबल था। आप डिस्टर्ब कितना भी कर रहे हो लेकिन ये वापस अपने मेन पोजीशन पे आ रहा है जहाँ इसका नेट फोर्स 0 था। ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम था ये इसके लिए स्टेबल था, ये इसके लिए स्टेबल था। अब जरा सोच, इक्विलिब्रियम की पहचान, सबसे पहली पहचान इक्विलिब्रियम की क्या होनी चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सबसे सबसे पहली पहचान। मेरे से कोई बोले कि अगर देख भाई इक्विलिब्रियम पढ़ रहा है तू, तो मैं कहूँगा कि हाँ सही कह रहे हो, नेट फोर्स जो होगा एफ नेट ये होगा 0, ऐसे लिख दो। ये इसको समेशन बोलते हैं, नेट फोर्स का सम वहाँ 0 होगा। पूरा डेफिनेशन ये नहीं है इक्विलिब्रियम का। पूरा डेफिनेशन पता क्या है इक्विलिब्रियम का? एक तो नेट फोर्स भी 0, साथ में नेट टॉर्क भी 0। मैं ये अभी जो ये पढ़ा रहा हूँ ये ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं है, मतलब ऐसे जनरली मैं पढ़ाता नहीं, मैं लिखाते हुए पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ लिखाते हुए, लेकिन अभी भी जानबूझ के नहीं लिखा रहा। मैं नोट्स चेक करना ना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि नहीं लिखाने पे तुम कितना लिखते हो। आज नोट्स चेक करूँगा। अब देखना, अब यहाँ पे नेट टॉर्क बराबर 0। जीवन में इक्विलिब्रियम का एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है? जब नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। लेकिन टॉर्क तो अपन पढ़ेंगे रोटेशन में, लेकिन अपन थोड़े समझदार हैं तो यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ भाई टॉर्क 0 होगा और फोर्स, ये दोनों 0 होना चाहिए। टॉर्क होने से क्या होता है? टॉर्क होने से बॉडी घूमती है, मतलब अच्छा कोई बोले तो कहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है टॉर्क होने से। टाउ बराबर आई अल्फा, नाम सुना है? एफ बराबर में। फोर्स होने से क्या होता है? एक्सेलरेशन।
एक्सीलरेशन मतलब चलाओ जोर से, और टॉर्क होने से एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब घुमाओ जोर से। समझ रहे हो क्या? यानी कि अब देख एफ नेट 0 कब होगा? जब ए नेट 0 होगा, और टाउ नेट 0 क्या होगा? जब इसके पास अल्फा नेट 0 होगा। अल्फा नेट 0 होगा। तो ना तो बॉडी को चलाने वाला एक्सीलरेशन हो, ना ही घुमाने वाला एक्सीलरेशन हो, दोनों बातें हो गई, तब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाती है। मान लो कभी इसमें से कोई एक चीज़ हो, मान लो नेट फोर्स 0 हो गया लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? एग्जाम्पल बताइए। याद नहीं है पर हो जाता है। तुमको पता है? तुमने टॉर्क का नाम सुना है? कोई नहीं अभी सुन रहे। जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा हो तो अपने बोलते हैं कहाँ चल रहा है? जहाँ लटका है वहीं लटका हुआ, चल गया तो टेंशन है। पंखा अगर चल रहा है, बैठे बैठे पंखा चल के चला गया तो तुम टेंशन में आ जाओगे, और चल के नीचे आ गया तो गजब भी मज़ा आ जाएगा आपको। तो पंखा हम चाहते हैं कि ना चले, वहीं घूमे, मतलब उसको हम ऐसे धक्का मारते हैं। वो लटका हुआ है, उसको ऐसे धक्का मारोगे। तुम सोच पंखा, साला आजकल पंखा का एग्जाम्पल देने में भी खतरा लगता है। पंखा है भाई, पंखा लटका हुआ है पंखा लटका हुआ है, हम उसको पकड़ के मान लो हाथ से, हम उसको हाथ से पकड़ के लटक गए, हाथ से तो सोच क्या पंखा घूमेगा? नहीं घूमेगा। सोच सोच सोच, पंखा को अगर कोई पंखा ऐसे लटका, किसी ने उसको पकड़ के से हाथ से पकड़ के वो लटका, तो पंखा नहीं घूमेगा। तो सोच क्या हुआ? पंखे को उसका जो एक्सिस है उसके अलोंग खींचने से नहीं घूमता। नहीं घूमता मतलब क्या नहीं हुआ? उसके पास टॉर्क नहीं हुआ। टॉर्क घुमाता है, हमने उसको सीधा खींचा, नहीं घूमेगा। कैसे घूमेगा? देख एक्सिस नीचे, रॉड है ना, एक्सिस नीचे है, मैं एक्सिस को ऐसे धक्का मारूंगा, ये जो है इसको ऐसे धक्का मारूंगा, मतलब परपेंडिकुलर। दरवाजे को देखो, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अगर सामने रखा हुआ है, दरवाज़ा अगर रखा हुआ है, तो मैं इस दरवाजे को अगर इधर से इसको पकड़ के उधर खींचूँ तो कभी नहीं खुलेगा ये, क्योंकि तुम एक्सिस कौन है इसका? ये है, ये एक्सिस है। अब जरा देख, इस एक्सिस के ऐसे एंगल पे फोर्स लगाना पड़ता है तभी दरवाज़ा खुलता है। मतलब लगाना तो फोर्स ही है, लेकिन लगाने का तरीका से भी मैटर करता है कि बॉडी घूमेगी कि नहीं। वो गेट है, गेट पे तुम आते हो, गेट का आता है, गेट का दोनों हैंडल पकड़ के ऐसे खींच के थोड़ी ना खुल पाओगे इसको। घुमाना है तुमको, हमेशा तुमको किसी एंगल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कमाल किसका है? टॉर्क का है। एग्जाम्पल, घर का पंखा, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं कि तुम कहना स्लाइडर वाला खिड़की है हमारे, वो नहीं, घूमने वाली खिड़की। अब देख मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, उस पर टॉर्क पे तो बात चलेगी रोटेशन के अंदर। एक एग्जाम्पल तुमको बताना है जिसमें फोर्स नहीं हो लेकिन टॉर्क हो। उसको तो नहीं आएगा, लेकिन तुम लोगों को आना चाहिए। महान है आप। फोर्स नहीं हो लेकिन टॉर्क हो, नेट फोर्स नहीं हो, फोर्स मतलब डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डालिए, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डालिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ये 12th में है लेकिन एक बार जान लेने में क्या दिक्कत है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, इसमें मैंने एक डाइपोल को रखा। डाइपोल का मतलब ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ फोर्स लगा F और जिसकी वैल्यू होती है QE। तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं। अब ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, फोर्स पीछे, ये लग गया पीछे। कितना लगेगा? सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड तो QE है। तो भाई नेट फोर्स जोड़ो पूरे सिस्टम पे, प्लस QE माइनस QE कितना? 0। परंतु सोच के देख, इसको यहाँ रख लो, एक पोर्शन यहाँ से इसको पकड़ो और एक को आगे फोर्स लगाओ, दूसरे को पीछे फोर्स लगाओ, तो घूम जाएगा। घूम गया मतलब टॉर्क है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। ये एग्जाम्पल है कि बिल्कुल ये पॉसिबल है। अच्छा अब सुनना, लिखने से पहले सुन लो। इसमें फोर्स कितना है? 0। फोर्स नहीं होना मतलब फोर्स वाला इक्विलिब्रियम तो है भाई।
अरे इक्विलिब्रियम मतलब होता है वो चीज़ नहीं है, फोर्स नहीं है। मतलब फोर्स क्या करता है, ट्रांसलेटिव मोशन में हेल्प करता है ना। तो फोर्स अगर नहीं है तो बॉडी कहलाती है कि बॉडी में ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम। और अगर टॉर्क नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बाय ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स नहीं है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नेट कैंसिल वेंसिल हो गए, बढ़िया। तो ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क नहीं है, दोनों में से कोई एक है तो पूरा इक्विलिब्रियम नहीं हुआ भाई। 11th क्लास में तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तोड़ तोड़ के दे दिया ट्रांसलेटिव, रोटेशनल, पार्शियल, गड़बड़ हो जाओगे। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने का पूरा डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। मान लो सिर्फ नेट फोर्स जीरो हुआ तो ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क सिर्फ जीरो हुआ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मान लो इन दोनों में से अब जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम मतलब वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, कंप्लीट थोड़ी हुआ। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो भाई ट्रांसलेटिव भी पॉसिबल और रोटेशन भी पॉसिबल, इनमें से कोई एक है तो पार्शियल है। तुम कहते हो ना कि मोर देन वन ऑप्शन में पार्शियल मार्क्स है, क्या मतलब मान लो कि 4 सही थे, मैंने 3 कर लिए तो मतलब कुछ तो आएंगे, ऐसा नहीं है। तो वही उसी को बोलते हैं पार्शियल। इन दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम होता तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैंने जान के आज डेफिनेशन नहीं लिखा है किसी का, मैं देखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल भी देखना चाहता हूँ, कॉपी भी देखना चाहता हूँ। तुमको आदत हो गई चम्मच से खाने की नहीं, खाने की थोड़ी, खिलवाने की। अभी भी कहते हो पापा को, नहीं कहता है? पापा को बोला था? हाँ, क्या बोले पापा? बोल रहे थे खिला दूंगा, उसके बाद 2-3 बार मना करा। नहीं, चलो ऐसे भी कभी कभी पापा की इच्छा हो तो खिला देना। एक बार मैं अपने पापा का बताता हूँ, मैं ज़्यादा दिन की बात ही नहीं है, 7-8 साल की बात होगी। तो हाँ, ऐसे ही होता है मेरे लिए, ज़्यादा दिन तो क्या। तो बहुत थोड़ी मिलते हैं अपन के, एक समय आएगा आप भी नहीं मिल पाएंगे बहुत, आपके लिए 7-8 साल कम ही लगेगा भाई। तो घर परिवार सोचना क्या है, तो पापा मम्मी का चलता रहता है। तो एक बार मैं ऐसी खाना मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं खाना खाते खाते सो जाता हूँ। हाँ, जैसे मैं खाना खाया प्लेट साइड और मैं बेड पे खाता हूँ। कुछ गलत आदत है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को अगर तुम बोलोगे डाइनिंग टेबल बढ़िया बैठ के ऐसा, तो भाई कॉलेज के बाद खाया ही नहीं, कभी खाया ही नहीं। तो बेड पे खाया और खाते खाते सो गया। तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है, फिर उसका मुंह पे ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो फिर पापा मेरा हाथ धो रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे वैसे करके और फिर बोल भी रहे थे कि अभी भी तुम्हारा बुरा। तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो ऐसा है कभी कभी अच्छा लगता है पेरेंट्स को वो आपके लिए करे। तो जैसे मेरी दादी थी, तो उसका क्या था कि उसको रात को उसको नींद तभी आती जब वो मेरा पैर दबाती। अब मेरा दर्द नहीं भी कर रहा है तभी भी वो दबाती थी, उसकी खुद की ऐसा था। तो कभी कभी अच्छा लगता है यार, गार्जियन को जो अच्छा लगे करने देना, ये भी एक सुख है। ठीक है, चले। अब मैं नहीं होता तो मैथ्स पे आ ही जाता हूँ क्या। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटाते हैं। 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मतलब -1/r²। 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r²। तो अभी आएगा तो डायरेक्ट लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं समझिए। अरे d/dr 1/r डिफरेंशिएट कर लो एक बार कोने में कर लिया ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा -1/r²। आ रहा है क्या? आएगा तो सीधे लिख दूंगा, यही कह रहा हूँ।
सवाल लिखिएगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन दे रखा होगा। अब मैं थोड़ा लिखाऊंगा क्योंकि ये तुम इसमें गड़बड़ा जाओगे। पता कैसे चलेगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पता कैसे चलेगा? लिखो तो नोट लगा के, whenever potential energy is given, whenever potential energy is given as a function of x, y, z, xy, yz, xyz, इतना मत लिखना, तुम लोग बात समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी या तो x का फंक्शन हो सकता है, y या अकेला अकेले भी तो हो सकता है भाई, y का भी हो सकता है, z का हो सकता है। मान लो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 5z² हो सकता है, x और y दोनों हो सकते हैं। उसके हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी दिखाओ 25x² y³ दोनों आ गए। हो सकता है y और z आए, x नहीं आए, हो सकता है तीनों आए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी, इसी को शॉर्ट में तुम कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस का फंक्शन है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, पूरी बात क्या होगी? इफ पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, कुछ भी, इसका मतलब हमको यूज़ करना है F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो मैंने तुमको सेंटेंस लिखाया, कहाँ तक लिखाया था? व्हेन पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों लिख लो, तुम सीधा लिख लो पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन वी कैन सिंपली यूज the concept of partial differentiation. Then we can simply use the concept of partial differentiation to find value of force or to check the equilibrium. वैल्यू ऑफ फोर्स भी बता सकते हैं, और वैल्यू ऑफ फोर्स पता लग गया, उसके लक्षण क्रम पता लग गया, तो इक्विलिब्रियम भी बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है ना? अब जरा देखो इस पे कहानी कैसे बन सकती है। अब मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है, लिखो कंसीडर u इक्वल्स टू फेमस है, आप सब जानते होंगे 20xy अपॉन z, u इक्वल्स टू 20xy अपॉन z। फाइंड द फोर्स, find the force, फोर्स बता देना है। कर लिया? ये आएगा किस में? आई कैप में, ये आएगा जे कैप में, और यहाँ से जो आएंगे वो आएंगे के कैप में।
नेट फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप कर लोगे। यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स एंड वाई कांस्टेंट है तो 20 एक्स वाई बाहर कर देना, 1 बाई जेड का माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, एक माइनस यहाँ पे है मिलके क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, सबको जोड़ दोगे वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख, पहला दूसरा माइनस में होगा, उधर वाला प्लस में होगा। ठीक है ना बात, ठीक है। ये तो था कि भाई एक्स भी वाई भी जेड भी तीनों आए, तीनों आए। आंसर मिलाओगे क्या आंसर? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा मिला लिया। तीसरा आ जाएगा प्लस का 20 एक्स वाई और जेड का स्क्वायर, नीचे आ गया, सही है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये तो चलो इसमें एक्स भी था, वाई भी था, जेड भी था, तब हमने एक्स को भी करना पड़ा, वाई को भी करना पड़ा, जेड को भी करना पड़ा। मान लो मैं सीधा एक क्वेश्चन देता 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक लाइन में एफ एक्स करने से आंसर आ जाता कि नहीं? तो कभी कभी सवाल आसान बहुत आ सकता है, हो सकता है सिर्फ वाई का ही फंक्शन दे दे, सिर्फ 2 का फंक्शन दे दे, तो बस तरीका ही है, यहाँ से आई कैप जे कैप और के कैप लेके आने का, रख देने का, वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात यहाँ से बन सकती है। क्या एफ दे दिया, मास दे के एक्सलेशन भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, एफ बराबर एम ए होता है, पूछा जा सकता है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको आनी चाहिए। अब असली कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे। हेडिंग दे दो, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम और ग्राफ का एक रिलेशन है, थोड़ा सा मैं तुमको समझाता हूँ। अब क्या है कि मैथ्स के से जब इसको समझते हैं तब तो वहाँ पे मैथमेटिक्स लगाते हैं पूरा समझाने के लिए। फिजिक्स के भी टीचर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाई फाई मैथ्स लगाते हैं। मैं मैथ्स बहुत मिनिमम लगाता हूँ ताकि पता चले कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स हम उतना ही लगाएंगे जितने से हमको आंसर आना चाहिए। किसी भी चीज़ के डेरिवेशन में ज़्यादा मैथ्स हम नहीं घुस रहे। जैसे कुछ चीज़ें फील इसमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है, 100 नंबर का एग्ज़ाम है और उसके नंबर 100 आ रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा क्या लाएगा वो? इससे ज़्यादा क्या लाएगा? हो सकता है इससे ज़्यादा भाई और यार हैंडराइटिंग अच्छी नहीं कर पाया मैं। अब भाई दुखी होने को तो बहुत तरीके हैं। 100 आ गया, उफ हैंडराइटिंग ठीक नहीं कर पाया मैं, तो डिप्रेस हो सकता है वहाँ पे भी। उसका कोई अभी आईआईटी बॉम्बे का कोई लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया, आईआईटी बॉम्बे का। अब बता, अब ऐसी चीज़ों का तो क्या, खैर वो कोई ऐसी बात ही नहीं। अब ऐसे क्या देश का भी नाम खराब होता है। आईआईटी में कोई घटना होगी तो देश पे जाती है ना बात, लोग बोलेंगे इंडिया के लोग डिप्रेशन। अब कोटा में कोई कांड कर जाता है तो कोटा का नाम खराब होता है। अब देख, तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, पढ़ने में तो बेवकूफ़ नहीं होगा कहीं से भी, किसी भी एंगल से। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ ही रहा है। अभी मेटलर्जिकल एनर्जी का गया था लड़का, मेटलर्जी एक ब्रांच होता है, उसका लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। अब भाई बदमाशी का तो कोई वो नहीं है। अब तुम अगर अपने अंदर ढूंढोगे कि अरे यार मतलब 100 में भी डिप्रेशन नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है? तू ले, तू बोल मेरे को, तो मैं दिलाता हूँ। अब 100 के बाद क्या चांस बनता है? ऊपर जाने का, नीचे जाने का। ऊपर माने डायरेक्ट होने। 100 के बाद चांस बनता है सिर्फ कम होना। यू आर एट टॉप। टॉप पे होने के बाद सिर्फ कम होने का रहता है। मतलब कि अगर टॉप पे है, सबसे बड़ा कोई एक होगा, सबसे छोटा कोई एक होगा। सबसे बड़ा, घर में सबसे बड़ा कोई एक होगा, सबसे छोटा कोई एक होगा, और जो एक होगा दैट इज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, अब जरा सोच रहा हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इस 100 में अगला कोई भी चेंज निकालोगे तो कम ही होगा ना। ये 100 में अब जो भी चेंज पॉसिबल है वो पक्का इसमें होने वाला चेंज जो आगे पॉसिबल है वो निगेटिव है। अच्छा, और किसी का नंबर सबसे खराब आया, सबसे खराब, मान लो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, सबसे खराब कितना ला सकता है बोर्ड के एग्जाम में बच्चा? 0, वहाँ माइनस नहीं होता। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे और उस बच्चे ने सबसे बढ़िया स्कोर किया 0। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, होने को ये भी फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और यहाँ का भी डिफरेंशिएशन 0। तू सोच, पहली बार अगर तू चेंज निकालेगा भैया तो तेरे को पता नहीं चलेगा वो कम वाले का है कि बड़े वाले का है, लेकिन दोबारा चेंज से पता लग जाता है। दोबारा चेंज इस बेचारे का, ये सबसे कम पे है, इसका अगला चेंज बता।
बढ़ेगा ना। ये बेचारा सबसे कम पे है, ये बेचारा सबसे ज़्यादा पे है, ज़्यादा वाला है मैक्सिमा, ये बेचारा है मिनिमा। अब ज़रा सोच के देख, इसके अगला चेंज इसमें पॉजिटिव ही पॉसिबल है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए जो मिनिमा होता है उसका अगला चेंज मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, उसका सेकेंड डेरिवेटिव। और एक बार पता तो चले कौन सी वैल्यू है, वो आता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जरा देख, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कोई एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। पहला डेरिवेटिव 0 है, मैक्सिमा है या मिनिमा? आई डोंट नो, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, पहले में नहीं पता चल सकता, दूसरी बार करना पड़ेगा। और दूसरी बार करूँगा पॉजिटिव मिला, अरे भैया तू तो कम पे था, तू तो कम पे था। कोई 12 नंबर ला के खुश हो रहा है, ये पार्टी हो रही है उसके घर में, मतलब पता लग जाता है साला पहले तो ये 7-8 पे था, है ना। और कोई 12 नंबर ला के दुखी है, 12 नंबर पे दुखी भी हो सकता है कोई, इसका मतलब बेचारा पढ़ने में ठीक था, पहले 33 थे इसके, अब 12 पे आ गया। बात समझ रहे हो तुम? तो तुम सेकेंड डेरिवेटिव से यू कैन डिसाइड कि तुम मैक्सिमा पे थे या मिनिमा पे थे। सेकेंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं ना, d2y अपॉन dx², ऐसे ऐसे सिखाते तुमको। और ये पॉजिटिव होना है ग्रेटर देन 0, ये निगेटिव होना है, तुम लिख लेना साफ साफ d2y अपॉन dx², ये होना है निगेटिव। अब मन में चलाना पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी को पहली बार डिफरेंशिएट करके 0 करूँगा, और डिफरेंशिएशन का एक और नाम है, क्या नाम है? स्लोप। तो भाई स्लोप 0 मैक्सिमा में होगा या मिनिमा में? दोनों में। स्लोप 0 मैक्सिमा में भी होगा और मिनिमा में। यानी कि कहीं स्लोप 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू भी है या फिर मिनिमम भी हो सकता है, हमको क्या पता। परंतु अगला चेंज मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा था, मैक्सिमा था, और कम आया मतलब ये हमारा अगर पॉजिटिव आ गया तो कहाँ था? वो कम पे था। सही है? लिख के बोलना तभी जाके बात बनेगी। लिख दूँ, हटूँ? बात समझे? 2 बार 3 बार इसको देखोगे तो बात बन जाएगी। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना बच्चों को, लगता है ना उल्टा, फिर गुरुदेव कहते हैं कि उल्टा होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब क्या है, अपने पास एक सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करनी है। पहले एक बेसिक सा सवाल है और आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व से रिलेटेड एक टेबल है जिसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, एक टेबल है उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। देखो, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट्स हैं, बगल में कह रहा है कि स्लोप और फोर्स लिखिए। यहाँ स्लोप भरिए, यहाँ फोर्स लिखिए। स्लोप का सिर्फ साइन भरना है, क्या साइन होगा, और फोर्स का भी सिर्फ आपको साइन भरना है, क्या साइन होगा। और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ग्राफ का जो शेप है ये ऊपर से आके ऐसे जाके ऐसे हो रहा है,
ग्राफ का शेप, ऊपर से आया ऐसे गया ऐसे हो, और पॉइंट है P, उसको बना लिया ग्राफ तुमने? थोड़ा इसकी डंडी बढ़ा देता हूँ, एक और 2 पॉइंट डाल दूँगा, फिर थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा दो, बस एक को ऐसे बढ़ा दो थोड़ा सा, इसमें 2 पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पे P डला हुआ है, ऊपर में कह रहे हैं Q, यहाँ पे कह रहे हैं Q डला हुआ है, रास्ते में R है, यहाँ पे S है, और इस जगह कहीं T है। 2 पॉइंट था इस वजह से। अब आप करिए। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ है, देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ फोर्स 0 होगा, और फोर्स का मतलब ही होता है माइनस ऑफ स्लोप। ये रहा, फोर्स का मतलब ही होता है माइनस ऑफ स्लोप। इक्विलिब्रियम वहाँ पे जहाँ पे फोर्स 0 होगा। मैं आज चेक करूँगा कॉपी, तो भाई फोर्स 0 मतलब स्लोप 0 मतलब लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द डाउनवर्ड एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस कह सकते हो। यहाँ पे स्लोप 0, ये स्लोप 0 और Q स्लोप 0। तो भैया स्लोप 0 कहाँ है, ये, और कौन है S, और कौन है T। तो भाई स्लोप 0 तो फोर्स 0, और फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। बगल में चाहता तो मैं इक्विलिब्रियम बना सकता था, इसी में डाल दो आप, ये भी इक्विलिब्रियम है। 3 पॉइंट्स तो इक्विलिब्रियम के हैं। स्टेबल अनस्टेबल अगले सवाल में करेंगे, अभी तो समझना। अब सवाल यहाँ पे है कि P की स्थिति बताओ। P का स्लोप बढ़ता हुआ है, P का स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा। R कहाँ है, R का स्लोप नीचे की तरफ है, नेगेटिव है तो ये प्लस होगा। कहानी खत्म। पहले स्लोप डिसाइड होगा और स्लोप के अपोजिट में फोर्स डिसाइड होता है। अच्छा, अब यहाँ से सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो पूछ सकता है कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम है, तो ये रहा, कहाँ पे क्या वैल्यू है, तो ये रहा। स्लोप की वैल्यू दे के फोर्स की वैल्यू पूछ सकता है। इस तरीके की बातें इसमें समझ में आनी चाहिए, आपको आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से है नहीं। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात अगले सवाल से करेंगे। हेडिंग 2, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। माइंड में अब तुम्हारे को तैयारी है, स्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है। इस पे मैं इस बार जो टेस्ट होगा उस पर सवाल बनाऊंगा बढ़िया बैठ के शांति में, 8-10 बिना पेन चलाए बनने वाले सवाल। इस वीक में जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें वर्क पावर एनर्जी रहेगा, और सेक्शन वाइज करूंगा टेस्ट। सेक्शन वाइज समझते हैं, एक सेक्शन में 11th का कंटेंट और एक सेक्शन में 12th का कंटेंट, सेक्शन वाइज रहेगा। तबीयत जब ख़राब होती है तो आप उसके लिए जवाब दें, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रोज़ बोलता हूँ मैं। तुमको क्या बुखार लग गया था, तुम गायब थे ना बीच में? नहीं, रात की क्लास में, शाम की क्लास में। हाँ वही, उसमें बुखार लग गया था। ये कैसा बुखार है जो रात को टाइम देख के? सैटरडे को हुआ था, फ्राइडे को, सैटरडे को हुआ था, मंडे को। अच्छा, नहीं, कोई हंसने वाली बात नहीं है। कोई बुखार समय के साथ होता है। सुबह में आप ठीक रहेंगे, शाम को बुखार आ जाए, इट्स हैपेंस। होता था ना, होता है कभी कभी। कोई बीमारी है, मतलब हमारे यहाँ लोग इसको बोलते हैं कि मतलब मलेरिया हो जाता है ऐसे। इसमें सुबह ठीक रहता है, शाम को बुखार हो जाता है। मैं तो होता है ना, होता है। इसके लिए एक ही उपाय होता है, खाओ। जब नहीं खाओगे तो ये सब होगा। शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? खाना पड़ेगा, खाओ हिसाब से, ठूस के नहीं। लिमिटेड खाओगे तो फिर बीमार नहीं होगा।
मैं सप्ताह में 2 दिन अपने आप को पागलों की तरह खिलाता हूँ उल्टा पुल्टा कुछ, ऐसे 2 दिन 1 दिन कम से कम। और मैं ऐसे खाता हूँ कि तुम परेशान हो जाओगे देख के, मतलब बहुत वाहियात चीज़ें खाता हूँ। वाहियात मतलब ऐसे तो नहीं अलूल जलूल, वाहियात मतलब चॉकलेट खा लिया, बहुत गलत आदत है, आप लोग मत करना, मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे मैं मिठाई खाने गया तो खाते रह गया मिठाई, मतलब आई कैन सर्वाइव समझते हो ना, 15, 20, 25, 30 दिन किस पे, ऑन स्वीट्स। गलत है हाँ, लेकिन मैं अब जो पूरा सप्ताह है कल से शुरू करूँगा, दौड़ के भी वर्कआउट करके सब उसको हटाऊँगा। सॉरी, डायबिटीज़ से मर जाए इंसान। बहुत खाता हूँ मैं स्वीट्स, मतलब इधर उधर ये सब नहीं, वो जो स्वीट स्पंज वाले होते हैं, आज जहाँ से प्योर मिल गया, पता कर लिया मैंने कोटा में कहाँ प्योर मिलता है जहाँ से प्योर मिल गया फिर वहाँ से ला के फिर स्पंज की पहचान होती है, उसको ऐसे आप दबाओगे ना और छोड़ोगे, वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता है। ये स्पंज की प्योरिटी की पहचान होती है। तो ऐसा कहीं से देखा तो उसका अब पता लग गया कहाँ है ऐसा, तो फिर आप वहाँ से जब खाओ, तो मैं थोड़ा ऐसा ज़्यादा खाता हूँ, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ है, नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट का भी ऐसा ही है, तो सोच रात को चॉकलेट में खा नहीं पाया, वो तब नहीं खा पाया होऊंगा जब मतलब अति हो चुका होगा, तब जाके। सप्ताह में 1 बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, मतलब मैं फिर पूरी रात जग के मूवी देखता हूँ, 1 दिन पूरी रात, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो अभी भाई, मैं अपने आप को पूरा आज़ादी छोड़ता हूँ, किसी का फ़ोन पिक नहीं करता। फिर अलग बात है तुम लोग तभी मैसेज कर देते हो, तो टेस्ट में क्या आएगा रे तो फिर आज क्लास है क्या, तो टॉपिक क्या है, ये वो समझ में नहीं आता है इसको लगता है क्या कि जो शादी ब्याह करता है ना आदमी, वही उसी की प्राइवेट लाइफ होती है। मैंने अपनी तो है नहीं, मतलब हमारा तो क्या है, देखो ऐसे नहीं कि प्राइवेट लाइफ मतलब गर्लफ्रेंड का चक्कर, ऐसा कुछ नहीं। खाया पिया सिर्फ, अब बदमाशी करी निश्चिंत, बिल्कुल किसी का फ़ोन नहीं उठाने का, लेकिन फ्रीडम तुम लोग छोड़ते नहीं भाई। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ ग्राफ में स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट में क्या। स्टेबल अनस्टेबल ग्राफ के फोटो से आप समझना है, इसके ऊपर खूब सारी बातें होती हैं। ये एक फ़ोटो बनाया, ठीक, देखते ही तुम क्लिक कर लोगे। यहाँ पे मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस, ये दूरी चली। अब तुम थोड़ा उधर जाओ केमिस्ट्री में, और उसमें जाओ केमिकल बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी में क्या कहते हैं सर, स्टेबिलिटी बढ़ती है जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, मतलब सबसे कम यहाँ पे है, तो ये स्टेबिलिटी की निशानी तो है। मतलब अब बात समझते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का कम होना। अब देखना इसमें कितनी बातें पूछी है। ये ग्राफ किस इक्विलिब्रियम का है, स्टेबल। तो पहले तो फोटो बना लो, फिर 4-5 सवाल इसमें से कर लेंगे ग्राफ देख के, क्या क्या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, माना इस पॉइंट का नाम है P। एक एक करके पॉइंट पे लिखो। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट P क्या कह सकते हो, ये इक्विलिब्रियम है, नेट पर 0 होगा। दूसरा क्या कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ऑर्डर में लिखना। दूसरा तुमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ग्राफ देख के पता लगा। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मीन्स कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, लिख दो। तीसरा मुझे पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, और इन तीनों पॉइंट से ऊपर सबसे पहले कैसे पता चला कि इक्विलिब्रियम है? नहीं, सबसे ऊपर स्लोप, सबसे ऊपर लिखना हो उसको। स्लोप मैंने देखा 0, इससे मुझे पता चल गया फोर्स बराबर 0, और तब लिखना पहला पॉइंट कि इक्विलिब्रियम था। समझे क्या? इतनी बातें यहाँ से समझ में आ सकती है। आप बताओ मैथमेटिकली क्या बोलोगे इसको, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सुनना, ध्यान सुन लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, है तो कंडीशन किसका,
मिनिमा का, देख मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा का कंडीशन है, मतलब बात कौन सी चलेगी, d2u अपॉन नीचे मान लो डिस्टेंस dr होता तो dr² क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बात तुम समझे थोड़ा सा भाई, ये तो मिनिमम वाला कंडीशन है। मिनिमम वाला कंडीशन मतलब मैथमेटिकली इसके पास चांस सिर्फ बढ़ने के हैं भाई। यहाँ से देख ये पॉइंट तो 0 स्लोप दे दिया, अब मैं इसके बाद कहीं भी जाऊँगा सिर्फ बढ़ने के चांस है, सिर्फ बढ़ने के चांस है। मतलब इसके बाद का अगला हर एक चेंज पॉजिटिव आने वाला है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, तो इसका दूसरा डिफरेंशिएशन। अच्छा स्लोप 0 कैसे पता चला भैया, तो du/dr बराबर 0 था, तो पहला डेरिवेटिव तुमने यहीं कर लिया, ये तो दूसरा है d2u अपॉन dr²। बात सही है क्या? तो जो पॉइंट यहाँ पे लिखिए सबसे सवाल बनेंगे और बढ़िया सवाल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बात पे इसको पलट के सवाल पूछ लेता हूँ, इसको पलट दीजिए, अब खुद से लिखिएगा। इसको मिटाऊँ क्या? ये कर लीजिए। यहाँ से कितनी बातें समझ में आ रही है सब लिख देना। पॉइंट का नाम दे दो Q, ऑर्डर वाइज जैसा उसमें लिखना वैसे मिलाना। यहाँ पे Q के बारे में सबसे पहले तुमने लिखा होगा स्लोप 0, स्लोप 0 पहले तुमने लिखा होगा, सबसे पहले तुमने लिखा होगा स्लोप 0। कहाँ पे बात हो रही है, एट Q। फिर इसी से तुमने कह दिया होगा फोर्स बराबर 0, फोर्स बराबर 0 होते ही तुमने कह दिया होगा इक्विलिब्रियम। फिर तुमने देखा होगा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो मैं भूल गया भाई, इसके अलावा इस पे किसी को खड़ा कर दो, छोड़ोगे वो हमेशा बेचारा नीचे गिरेगा, कभी लौटेगा नहीं, मतलब वो अनस्टेबल था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फिर से मैं ग्राफ को देखा, इसका अगला चेंज क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो d2u अपॉन dx² क्या आएगा, नेगेटिव। किधर गया ये तो सही है, मतलब कंडीशन किसकी है, सबसे ऊपर है, मतलब मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। यही सारी बातें पूछा जाता है, कर लोगे आप तो। ग्राफ ध्यान रखिएगा, ग्राफ छूट जाता है बच्चों से, इसीलिए इसको समझने का है। एक सवाल है तो फर्जी है, कह रहा है कि टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अरे भैया टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, कहीं भी उठा लो इक्विलिब्रियम ही रहेगा वो, तो वो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। जैसे ये लाइन सीधी हो जाएगी, यहाँ पे u, यहाँ पे x, लाइन हो गई सीधी, भाई क्या इसमें स्लोप निकालूँ कहीं भी। अब मैं आदमी को यहाँ खड़ा कर दूँ, ये मुझे ऐसे खड़ा रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसको जहाँ भी ले जाओ ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट डिफाइन ही नहीं होगा। पूछेगा तुमसे कौन है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, भाई मुझे पता ही नहीं है, कहीं भी रख लो सब है, तो वहाँ पे सवाल नहीं बन सकते। यहाँ तो एट पार्टिकुलर पॉइंट Q इतनी बातें हैं, यहाँ पे ऐसा कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, हर जगह एक ही बात है। तो यही चीज़ यहाँ से पूछी जाती है। 2-3 चीज़ पूछा गया इसमें, देख पहले पूछा फोर्स कितना होगा 0, स्लोप कितना होगा 0, तो भाई du/dx कितना होगा 0, सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, यही इसकी बात है। तो बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमको एक मन में अभी तक की चीज़ों में एक बात देखना, एनर्जी कंजर्वेशन, 2 एनर्जी चाहिए, समय तो नहीं ख़त्म हो गया, हो गया, रहने दो भैया, आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही।